हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि टॉपिक वाइज कराया जाए और शुरू से कराया जाए, तो आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें आदिकाल से संबंधित प्रश्न हैं। फिर प्रथम कवि, वो उनकी कौन सी रचना मानी गई है। सिद्ध साहित्य के भी कुछ प्रश्नों को हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कम से कम 50 से ऊपर हो जाएगा। 50 प्रश्न हो जाएंगे आई थिंक। तो आज इसको जल्दी जल्दी करेंगे और आप लोगों का आई थिंक ये प्रैक्टिस होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में होंगे, तो एक बार वैसे इसको रिवाइज करेंगे। इसी तरह से टॉपिक वाइज और भी प्रश्न मैं देखती हूँ तो आपके सामने मैं लेके आऊँगी। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से इस पोर्शन से ऐसे ही प्रश्न निकलते हैं और भी और ये गलत भी होते हैं। मेरे खुद प्रश्न ऐसे हुए थे कि जो गलत हुए थे, और बहुत आसान सा प्रश्न था जो मुझे पहले पेज पर ही मैं उसको पढ़ती थी, और लेकिन एग्जाम में वो प्रश्न मेरा गलत हो गया था। तो इसीलिए बहुत मतलब जब जैसे इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है, इस पर भी आपको एकदम इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एकदम आसान प्रश्न है और ये तो मुझे याद ही है। इसको भी रिवाइज करते रहिए। कठिन प्रश्न तो करिए ही साथ में, लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी देखते रहिए क्योंकि गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार की रचना मिलती है। आप लोग बताइए, आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार की रचना मिलती है। 1, 2, अपभ्रंश और देश भाषा की, 7 या 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, अपभ्रंश और देश भाषा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है, राहुल सांकृत्यायन का है, रामचंद्र शुक्ल का है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, किसका है ये। तो आप लोग जवाब सही दे रहे होंगे, इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से यानी कि 1050 से 1375 तक संवत चल रहा है। ठीक है ना, मतलब माना जाता है। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने किन 2 राजाओं के नाम का जिक्र किया है, बताइए। महाराजा भोज का या हमीर देव तक का, हमीर देव या महाराज भोज तक, महाराजा भोज से जयसिंह के समय तक का, या जयसिंह से भोज के समय तक का। क्या इसका ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराजा भोज से हमीर देव तक का। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजभाषा में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। उपरोक्त कथन किस आलोचक के साहित्य इतिहास से वर्णित है। किस मतलब साहित्य इतिहास, उनकी मतलब रचना को पूछ रहा है कि किस आलोचक के साहित्य इतिहास से वर्णन। रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र चतुर्वेदी का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका जवाब आप लोग सही दे रहे होंगे, इसका जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है। 1, 2, 4, 3, बताइए आदिकाल को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, अब जो है आगे प्रश्न हम देखेंगे। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। 3, 4, 2, 7। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, बताइए। इसका हो जाएगा 3 अवस्थाएं। 7वां, अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ से मिलता है। अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ से मिलता है। वल्लभी के राजा धारसन प्रथम के शिलालेख से, या वल्लभी के राजा धारसन द्वितीय के शिलालेख से, वल्लभी राजा धारसन तृतीय के शिलालेख से, या वल्लभी राजा धारसन चतुर्थ के शिलालेख से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वल्लभी के राजा धारसन द्वितीय के शिलालेख से। 8वां प्रश्न देखते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा कैसी थी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा कैसी थी। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, अवहट्ट या पुरानी हिंदी, प्राकृताभास हिंदी, या संस्कृत मिश्रित हिंदी, बताइए। तो इसका हो जाएगा ए, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी।
9वां देखिए, पुरानी हिंदी काव्य भाषा का ढांचा कैसा था? पुरानी हिंदी काव्य भाषा का ढांचा कैसा था? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। आगे देखते हैं 10वां, पाली भाषा प्राकृत की कौन सी अवस्था है? पाली भाषा प्राकृत की कौन सी अवस्था है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय? तो इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सिद्ध साहित्य पे आ जाते हैं, ठीक है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सिद्धों में सबसे पुराने हैं डोमिपा हैं, विभूशेखर हैं, शबरपा हैं या सरहपा हैं? तो इसमें बताइए। तो इसका हो जाएगा सरहपा। चलिए, सरोज, व्रज, राहुल भद्र आदि नामों से किसे जाना जाता है? सरोज, व्रज मतलब कौन से ऐसे हैं जिनका ये सब भी नाम था? सरोज, व्रज या राहुल भद्र, शबरपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा या सरहपा? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका सरहपा। चलिए आगे देखते हैं 3रा, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी साहित्य की किस सीमा में आता है? सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी साहित्य की किस सीमा में आता है? नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, ब्रह्म साहित्य में या संस्कृत साहित्य में? तो इसका आपको पता ही है, सिद्ध साहित्य में आता है। वज्रयान का केंद्र कहाँ रहा? कहाँ मतलब माना जाता है? वज्रयान का केंद्र कहाँ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्री पर्वत। चलिए आगे देखते हैं, सहजयानियों की भाषा का क्या नाम था? संध्या भाषा, अपभ्रंश भाषा, मैथिल भाषा या प्राकृत भाषा? तो इसका हो जाएगा संध्या भाषा। संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण किस भाषा में रहता है? पाली भाषा में, वहट्ट में, संध्या भाषा में या प्राकृत में? तो इसका भी आपको आंसर पता ही होगा, संध्या भाषा में। किस विद्वान के अनुसार मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा? हरिप्रसाद शास्त्री, पंडित विधुशेखर शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हेमचंद्र? बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका पंडित विधुशेखर शास्त्री। आगे देखते हैं, कतिपय विद्वानों ने किस शब्द का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है? कतिपय विद्वानों ने किस शब्द का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है? तो इसका भी हो जाएगा आपका संध्या भाषा। आगे देखते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 84। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया था? सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम किसने दिया था? मुनिदत्त, अद्वैत व्रज, विधुशेखर, हरप्रसाद या कामता प्रसाद? तो इसका हो जाएगा मुनिदत्त व अद्वैत व्रज। 11वां देखिए, सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना? सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना था? तो इसका बताइए। बच्चन सिंह ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर डीवी भट्टाचार्य ने सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना। ठीक है, डीवी है, ठीक है ना, डीवी। आगे देखते हैं, सरहपा के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 30, 32, 34 या 40? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 32। 13वां देखते हैं, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सरहपा, शबरपा, डोम्बिपा या कड़हपा? हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई या दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सरहपा ने किया था।
आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है या बच्चन सिंह का है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चन सिंह। सिद्धों का संबंध बौद्धों की किस शाखा से हुआ? बताइए। व्रजयान से, महायान से, हीनयान से या सहजयान से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्रजयान से। अगला देखिए, प्रथम सिद्ध सरापा जिसका 769 ईस्वी माना जाता है, किस पर अधिक बल देते थे? सिद्ध जीवन पर, गृहस्थ जीवन पर, सहज जीवन पर या सन्यासी जीवन पे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सहज जीवन पे। चलिए आगे देखते हैं 17वां। मुनिदत्त तथा अद्वैत ब्रज ने किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा है? बताइए। सिद्धों की भाषा को, नाथों की भाषा को, सगुनियों की भाषा को या निर्गुणियों की भाषा को? तो इसका हो जाएगा सिद्धों की भाषा को। 18वां। निम्नांकित में से कौन सा कथन सिद्ध साहित्य के लिए असत्य है? सरापा सिद्ध साहित्य के पहले कवि हैं। पहले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्ध साहित्य के लिए असत्य है? सत्य ध्यान मत दीजिएगा, असत्य ध्यान दीजिएगा। नहीं और असत्य पर विशेष ध्यान देते हैं। सरापा सिद्ध साहित्य के पहले कवि हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चैपिदों तथा दोहों में हुई थी और सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त भाषा पिंगल है। सहज साधना की ओर सिद्ध साहित्य का झुकाव था। कुछ देखिए, सिद्ध साहित्य है तो मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए। असत्य पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिद्ध साहित्य प्रयुक्त भाषा पिंगल है। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी तीनों आपके ऑप्शन सही होंगे। 19वां देखिए, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी पूछ रहा है, वही असत्य वाला, सत्य नहीं है। सिद्धों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। सिद्ध भोगवादी थे, सिद्ध कथा योगी थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। कौन सा सत्य नहीं है ये बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा 19वें का सी, कन कथा योगी थे, ये गलत है। ठीक है ना, बाकी सब सही है। सिद्धों की भाषा का नाम संध्या भाषा था, सही है। भोगवादी थे, निरीश्वरवादी थे, ये सारे सही हैं। अगला देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या संधा? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका, ये देखिए कई बार हम लोग प्रश्न कर चुके हैं, संधा भाषा। सिद्ध से। तो 21वां प्रश्न देखिए, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, क्या था? वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? 21वां को बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका डी, ज्ञान। अगला देखिए, 84 सिद्धों के नाम से किस ग्रंथ में, 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर में, दोहा कोश में, बौद्ध गान और दोहा में या आत्मबोध में? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्ण रत्नाकर में। अब इसके बाद देखते हैं 23वां। विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपात का समय क्या है? विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपात का समय क्या है? अलग अलग विद्वानों ने सरहपा का या बाकी कवियों का ये लोग समय निर्धारित करते थे, तो विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार पूछ रहा है। तो 690 या 633 ईस्वी, 669 ईस्वी, 769 ईस्वी या 900 ईस्वी? विनय तोष के भट्टाचार्य के अनुसार क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ये 690 या 633 ईस्वी। ठीक है ना, अब इसका देख लीजिए आप लोग। आगे प्रश्न देखते हैं 24वां। चर्यापद क्या है? पुस्तक है, व्याकरण ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है या शबरपा रचित पुस्तक है? तो ये क्या होगा? चर्यापद, ये शबरपा रचित पुस्तक है। अब चर्यापद शबरपा का शबरपा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, इसका अगला देखिए 25वां। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में किसमें रूपांतरित हो गया? सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में किसमें रूपांतरित हो गया? साखी शब्द में, महाकाव्य, गीत नाट्य में, दोहा थप्पे में या छंद सोठा में? किसमें ये आपका हो गया? बताइए 25वां का। तो इसका हो जाएगा आपका साखी शब्दी में। ठीक है, अगला देखते हैं 26वां। देखिए,
लुइपा का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? लुइपा का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? धर्मपाल में, घनश्याम में, रामपाल में या श्यामपाल में? बताइए। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, धर्मपाल में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाए लुइपा का जन्म धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए, सरापा किसके गुरु थे? सरापा किसके गुरु थे? शबरपा के, लुइपा के, डोम्बिपा के या कुकुइपा के? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शबरपा के। अब सरापा शबरपा के गुरु थे। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है ना, सरापा को। इन्हें सरोज, व्रज आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। 28वां देखिए, लुइपा का जन्म कब हुआ? 773 में, 74 में, 75 में, 77 में? ईस्वी की बात हो रही है, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका 773 ईस्वी। ठीक है, लुइपा का जन्म 773 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, लुइपा किसके शिष्य थे? शबरपा के थे, डोम्बिपा के थे, सरापा के या चामरपा के थे? किसके शिष्य थे? तो इसका हो जाएगा शबरपा के। लुइपा जो है शबरपा के शिष्य थे। अगला देखिए, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किस भाषा में हुई थी? सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? परनिष्ठित, अपभ्रंश में, पाली में, संस्कृत में या प्राकृत में? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, परिनिष्ठित अपभ्रंश में। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, कड़हपा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या बिहार में? बताइए। तो कर्नाटक में। अरे क से कड़हपा, क से कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कड़हपा के गुरु कौन थे? शबरपा थे, डोम्बिपा थे, जालंधरपा थे या शबरपा थे? कड़हपा के गुरु कौन थे? तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, कड़हपा के जो जालंधरपा थे ये कड़हपा के गुरु माने जाते थे। ठीक है ना, अगला देखिए 33वां, कड़हपा को कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ किसने कहा? कड़हपा को कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ किसने कहा? तो राव सांकृत्यायन ने कहा, बच्चन सिंह ने कहा या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा या रामनरेश त्रिपाठी ने कहा? तो इसका हो जाएगा ए, राव सांकृत्यायन ने कहा। राव सांकृत्यायन ने कड़हपा को कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ बताया। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रथम कवि व उनकी रचना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब बताइए, आदिकाल में प्रथम कवि किसे कहा गया है? स्वयंभू को, चंद्रबरदाई को, पुष्पदंत को या सरापा को? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सरापा। अगला देखिए, हिंदी लेखन में प्रथम मुस्लिम रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है, अमीर खुसरो हैं, जायसी हैं या रसखान हैं? तो इसका हो जाएगा अब्दुल रहमान। आगे देखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? अब अलग अलग जो विद्वान थे अलग अलग उसको कवियों को मतलब प्रथम माने हैं। ठीक है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे देख लीजिए, शालिभद्र को, सरापा को, स्वयंभू को या डोम्बिपा को? गणपति चंद्रगुप्त की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? शालिभद्र को। ठीक है ना, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखिए, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, सरापा को या अब्दुल रहमान को? तो अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? रामकुमार वर्मा की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वयंभू को माना है। ठीक है ना, स्वयंभू। आगे देखिए, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? किसने माना है? पुष्प या शिव सिंह सेंगर ने, राव सांकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने या गणपति चंद्रगुप्त ने? तो यहाँ पे हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए, सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है?
किसने कहा सरापा को हिंदी के प्रथम कवि? राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सेंगर ने या राहुल सांकृत्यायन ने? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला देखिए, हिंदी की प्रथम रचना श्रावक कौन सी है? श्रावकाचार माना जाता है, भरतेश्वर बाहुबली रास, पाहुर दोहा या उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कौन सा है? तो यहाँ पे श्रावकाचार को माना जाता है। ठीक है ना। अगला देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अब राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना? सरापा को, शालवती सूरी को, चंद्रबरदाई को या स्वयंभू को? तो राहुल सांकृत्यायन भी सरापा को ही प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है ना। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कवर किए, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके तैयार होंगे, है ना। तो इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन के लगभग हो गया होगा। तो कल मिलते हैं अब आगे थोड़े से और क्वेश्चन को लेके, और इस तरह से हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी एकदम मजबूती से पकड़े रहिए और टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए और अपने किताब को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए या नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।